लौटूंगा, पहले इंतजार कर रहे हैं हमारे संजय गरियाली साहब, एमडी और सीईओ फ्यूजन फाइनेंस के, उनसे चर्चा कर ली जाए। और फ्यूजन फाइनेंस डॉक्टर साहब 5 साल का चार्ट हो तो रखिएगा। मेरे ख्याल से 2024 की शुरुआत में 600 650 का स्टॉक हुआ करता था, उसके बाद वो प्रेशर माउंट हुआ, खैर उसके बाद सब्सिक्वेंटली FY25 में अच्छे खासे लॉसेस पोस्ट कर रहे थे और अब वो एक रिपेयर जॉब देखने को मिल रहा है। तो पहला सवाल, मैं आइडिया तो बेसिकली वहीं से लेना चाहता हूं। खैर वो समय वो था जब माइक्रो फाइनेंस एज अ सेक्टर, माइक्रो फाइनेंस एज अ स्पेस काफी परेशानी से गुजर रहा था। मल्टीपल लेंडिंग इश्यूज थे, है ना, रूरल कैश फ्लोज डिस्टर्ब हो रहे थे, एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही थी, ये अक्रॉस इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम आई थी। पहले तो संजय सर, ये सही है कि इंडस्ट्री वाइड इश्यूज थे इसीलिए फ्यूजन फाइनेंस के साथ दिक्कतें हुई, या अपनी भी कुछ इश्यूज थे? कैसे रीड करूं वो पेन पीरियड को, उसके बाद आऊंगा मैं नतीजों पे। श्योर श्योर ना। सो आशीष जी, पहले धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने का। तो आपका जो क्वेश्चन है, इंडस्ट्री पर से उस टाइम पे बहुत ही टफ ड्यूरेशन से निकल रही थी, और अगर आप देखें तो अलग अलग टाइम पे लोगों ने अलग अलग डिस्क्लोजर्स किए, बट फ्यूजन वाज अमंग्स द फर्स्ट जिसने टेबल पे डिस्क्लोजर रखा दैट वी सी प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द ओवर लीवरेजिंग। और क्लियर, आप अगर दो इंडिकेटर्स देखते हैं कि हमारा जो ओवर लीवरेज था, जिसको अब क्लियरली सब नंबर ऑफ लेंडर्स कह रहे हैं, जो कि 3 या 4 हुआ करता था, इंडस्ट्री अबाउट 20-22% पे थी रफली अबाउट 2 साल पहले। और जो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री रियलाइज करती है कि ये ओवर लीवरेजिंग की वजह से ये सारा इश्यू हुआ था, एंड अक्रॉस वेदर इट इज फ्यूजन और एनीबडी एल्स। और तभी आप देखते हैं कि अगर ये डीलीवरेजिंग के अलावा और कुछ हुआ होता तो इंडस्ट्री में इतना अच्छा रिकवरी नहीं आ पाता। सो सबने एग्री किया कि सिंस क्रेडिट ओवर लीवरेजिंग इश्यू है, एक एमफिन और साधन जो मतलब SROs है, उन्होंने अपनी गार्डरेल बनाई जो एसेंशियली सबने 100% फॉलो की, और फिर लोगों ने अपना खुद क्रेडिट यूज करना स्टार्ट किया कि हम खुद अपना क्रेडिट कैसे स्ट्रेंथन करें। और तभी आप सारे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में रिवाइवल देख रहे हैं, और फ्यूजन के अंदर भी आप देखिए वन ऑफ द रीजंस की रिवाइवल कंसिस्टेंट है। अब पिछले 5 से 6 क्वार्टर्स कंसिस्टेंटली क्रेडिट कॉस्ट नीचे आते जा रहा है। सो आई थिंक ये ब्रॉड इंडस्ट्री में इश्यू था, एंड फ्यूजन वाज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, एंड दैट इज व्हाई यू सी द रिवाइवल। आप दोनों जगहों पे रिवाइवल काफी स्टेबल और स्ट्रांग देख रहे हैं। सच है, सिवियर क्रेडिट कॉस्ट साइकिल थी, वो सही है, ओवर लेवरेजिंग थी, और साथ में उसके साथ रूरल स्ट्रेस आ गया था। तो अभी हम लोग संजय सर कहाँ खड़े हुए हैं उस रिकवरी साइकिल में? क्या वो जो इंक्रीमेंटल स्लिपेजेस थे, आर दे कंप्लीटली बिहाइंड अस नाउ? तो एब्सोल्युटली, तो अगर आप पिछले 1 साल में देखें, जो हमारा पिछला साल था 25-26, हाँ। वो ईयर यही था कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ना स्टार्ट हो या पेस पिकअप करें, हम 2 चीजें सही कर लें कि क्रेडिट असेसमेंट या कस्टमर असेसमेंट हमारा सही है कि नहीं, और सिस्टम्स और प्रोसेसेस इतने स्ट्रांग हैं कि आगे जाके मान लीजिए 2 साल 3 साल बाद हेडविंड्स आती है, अलग प्रकार की हेडविंड्स आ सकती है। हेडविंड्स इन्फ्लेशन को लेके आ सकती है, हेडविंड्स कोई क्लाइमेट में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से फार्म सेक्टर पे हेडविंड्स आ सकती है। तो हमारा जो फोकस 25-26 में था वो यही था कि सबसे क्रिटिकल की प्रोसेसेस और क्रेडिट, इसको कैसे स्ट्रांग बनाए ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो कि हर बार हेडविंड्स आए तो इंडस्ट्री, तो हम इम्पैक्ट हो। बट आई थिंक इसका इक्वल अमाउंट ऑफ श्रेय इंडस्ट्री को भी जाता है, क्योंकि आप ऐसा सोचिए कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक प्राइम होता है, एक मिड प्राइम होता है, एक सब प्राइम होता है, मतलब जो एकदम बॉटम होता है, जो लीवरेज्ड होता है। तो माइक्रो फाइनेंस में भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि सारे कस्टमर्स एक जैसे बिहेव करते हैं जब कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है मार्केट में। तो पिछले 18 महीने में जो 35% जो बोरोवर सेगमेंट है और एसेंशियली ये सब प्राइम था, ये MFI फॉर्मल लेंडिंग स्ट्रक्चर एग्जिट कर गया। तो इसका मतलब ये कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत हैवी डीलीवरेजिंग हुई है, और अब जो कस्टमर सेगमेंट बचा है
वो काफी रिफाइंड है। आप समझिए माइक्रो फाइनेंस में जो प्रीमियम और सेमी प्रीमियम सेगमेंट है वो रह गया है, और जो नए कस्टमर्स जिन्होंने ये फॉर्मल माइक्रो फाइनेंस एंटर किया पिछले 1.5 साल में, वो भी काफी बेहतरीन कस्टमर्स हैं। और हेंस हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि एक तो हमारी अपनी गार्ड रेल्स तो है ही, बट हमें ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि आगे जाते हुए जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के जो कस्टमर्स हैं वो काफी बेटर मैनेज कर सकते हैं आगे जाके, अगर कोई भी छोटी मोटी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और ऐसा नहीं होगा हर बार आपको मॉनसून में कुछ दिखे या कुछ इन्फ्लेशन में दिखे तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री ऐसी इम्पैक्ट होगी जैसे पहले इम्पैक्ट होती थी। तो मुझे लगता है ये स्ट्रक्चरल चेंज है, जो कि पिछले 15 साल में पहली बार, 15 से 20 साल में पहली बार माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में हुआ है। ओवर लेवरेज मतलब आसान शब्द में संजय सर अति हो गई थी, है ना, यही हुआ होगा आप। एब्सोल्युटली। तो मतलब एक आदमी ने 2 लोन लेने थे, उसकी कैपेसिटी 2 लोन पे करने की थी, उसके पास 3 लोन थे, हाँ, तो 4 अति लोन। तो अब कैसे रीड करूं, आपने जो कुछ समझाया, क्रेडिट कॉस्ट स्ट्रक्चरली नॉर्मलाइज हो गई हैं, या आने वाले कुछ और तिमाहियों तक एक्सपेक्ट करूं प्रोविजनिंग थोड़ी सी एलिवेटेड रहेगी? ग्रेट। सो आशीष जी, अगर आप एक सिंपल सा मेट्रिक देखें, हाँ, कि हमारा जो, तो माइक्रो फाइनेंस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कस्टमर अर्ली बकेट में अगर डिफॉल्ट करता है, मतलब अगर वो अपनी इनिशियल किस्तें टाइम पे नहीं पे कर पाता है, तो फिर आगे जाके तो मतलब उसके आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो कस्टमर प्रॉब्लम में है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ऊपर की बकेट्स है, मतलब जो एकदम इनिशियल पीरियड है कस्टमर का, वहां पे उसका डेलिक्वेंसी कैसा है, जिसको हम करंट बकेट फ्लो रेट कहते हैं। आप अब ऐसा सोचिए, हमारा जो करंट बकेट फ्लो रेट है वो 10 पैसे का है, 0.1%। मान लीजिए 0.15 ले लेते हैं थोड़ा सा, वो पिछले वैसे 2 क्वार्टर से ये 0.1% पे है, बट मान लीजिए 0.15 भी ले लेते हैं। तो 0.15 मंथली है, जिसको अगर मैं एनुअलाइज करता हूँ, मतलब पूरे साल में अगर बांट देता हूँ, तो 1.8% आता है। 1.8% का क्रेडिट कॉस्ट में अगर लेट से कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आता है, 20-30 पैसे आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। सो 2.1 से 2.2% का क्रेडिट कॉस्ट है, जो कि हमने गाइडेंस दी है, जो हम अब पिछले 3 क्वार्टर से देख रहे हैं कंटिन्यूसली। और जैसे हम अभी भी बात कर रहे हैं, ये कंटिन्यूसली अबाउट 10 पैसे, मतलब 0.1 से 0.15% के बीच में बैठा है, जिसको अगर मैं कलेक्शन एफिशिएंसी में ट्रांसलेट करूं तो 99.8% की कलेक्शन एफिशिएंसी है। यानी मेरे नॉन डेलिक्वेंट कस्टमर्स में से 100 में से 0.2 कस्टमर्स हैं, मतलब एक कस्टमर भी नहीं है जो मेरे को टाइम पे नहीं कर रहा। और इससे हमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि आगे जाके जो रनवे है वो बहुत क्लियर है ग्रोथ का। प्रोड्यूसर साहब, जब आपके आने से पहले ग्राफिक बना रहे थे, मैंने भेजे थे, तो उन्होंने मुझसे फ़ोन करके पूछा, ये तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस थी, आपने फ्यूजन फाइनेंस क्यों लिख के भेजा? मैंने कहा नहीं भाई, नाम बदल गया है। क्यों नाम बदल दिया संजय सर? क्या आइडिया बेसिकली है कि माइक्रो फाइनेंस पे हम अपनी डिपेंडेंस रिड्यूस करेंगे, ज़्यादा बड़ा डाइवर्सिफाइड लेंडिंग पोर्टफोलियो बनाएंगे, इसलिए फ्यूजन माइक्रो को ड्रॉप करके हम फ्यूजन फाइनेंस कर देते हैं, यही लॉजिक था क्या? सो एब्सोल्युटली, पार्शियली। और कंपनी का व्यू था ये क्लियर कि माइक्रो फाइनेंस तो रहेगा हमारा जो मेन एरिया है, बट उसके अलावा हमारा जो स्ट्रेंथ होगा वो टियर 3 और टियर 4 मार्केट्स भी होगा अदर देन रूरल। तो ऑब्वियसली हम अर्बन में नहीं आएंगे क्योंकि वो ओवर कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बट रूरल के अलावा हमने बोला कि हम टियर 3 और टियर 4 मार्केट्स में भी रहेंगे, जहां पे हमने कहा कि अभी माइक्रो फाइनेंस अनसिक्योर्ड है, मतलब बट इसके अंदर एडवांटेज है कि जेएलजी होता है, यानी ग्रुप में लोन बढ़ता है और ग्रुप में अटेंडेंस होता है और लोग एक साथ आते हैं लोन लेने के लिए, इसलिए एक कॉन्फिडेंस है। लेकिन हमने ये कहा कि आगे जाते हुए खाली एक बिजनेस के ऊपर कंपनी रिलाई नहीं करनी चाहिए। वाइल इस बिजनेस में हम एक्सेल करेंगे, लेकिन इसके अलावा हमारे एटलीस्ट 1 या 2 और बिजनेसेस होने चाहिए। तो एमएसएमई इंट्रोड्यूस हुआ था अबाउट 4 साल पहले। और आपने सही बोला, वन ऑफ द की रीजंस ये था कि हमने डाइवर्सिफाई करना है, कि वाइल हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी, हमारा जो लाइसेंस है वो माइक्रो फाइनेंस का ही रहेगा, लेकिन हम बाकी बिजनेसेस डाइवर्सिफाई करेंगे। और मेरे ख्याल से रेगुलेटर ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, कि उन्होंने अब हमें अलाउ कर दिया है
कि हम 40% तक नॉन क्वालिफाइड एसेट कर सकते हैं, जो कि पहले काफी कम था। और इसकी वजह से हम आप एमएसएमई और नॉन माइक्रो फाइनेंस में ग्रोथ और आती हुई देखेंगे। अच्छा, अब आप 2 या 3 बिजनेसेस होंगे, हेंस आप फ्यूजन को एक डाइवर्सिफाइड कंपनी की तरह ट्रीट कर सकते हैं इवेंचुअली। हाँ, उसके अपने चैलेंजेस भी होंगे, पर वो मेरे पास समय नहीं है, तो उस पर मैं किसी दिन और आपसे इस पे और डिटेल में बातचीत करेंगे। अब आता हूं नंबर्स पे। हेडलाइन नंबर्स बढ़िया है, लॉस से साल दर साल देखूं तो प्रॉफिट्स पे आते हुए, पर क्योंकि रिपेयर जॉब अंडरवे है तो एक आंख वहां पे भी रहती है कि सीक्वेंशियली हालात कैसे हैं। तो सीक्वेंशियली प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही थी, तो क्या वो क्योंकि मैं क्यू ऑन क्यू मैप करना चाहता हूं, रिकवरी हो रही है उस फेज को, तो क्यू ऑन क्यू मान लो ठंडा क्यों पड़ता हुआ नजर आ रहा है संजय सर, या मेरा आकलन गलत है? तो आपका थोड़ा सा एक उसमें एक मतलब इंटरप्रिटेशन ऐसी है कि हमारा जो Q4 का रिजल्ट था, जो कि हमने स्टेट भी किया था, वाइल वो 114 करोड़ का प्रॉफिट था उस क्वार्टर का, उसमें 76 करोड़ डेफर्ड टैक्स था। तो एक्चुअली जो उस क्वार्टर का प्रॉफिट था वो 37 करोड़ था। तो आपको ऐसा देखना चाहिए, और हमने उसमें क्लियरली मेंशन भी किया है कि ये जो 76 करोड़ है ये डेफर्ड टैक्स है। सो डेफर्ड टैक्स एसेंशियली क्या होता है, पास्ट में जो लॉसेस हैं उसकी वजह से आपको छूट मिलती है कि आप आगे जाके आपको एक वेवर मिलता है। बट रियल टैक्स पैट, और यहाँ अगर आप पीबीटी देखें आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। पीबीटी Q4 का 37 करोड़ था, लेकिन पैट 114 करोड़, इसलिए आपको वो दिख रहा है। अगर आप पीबीटी टू पीबीटी कंपैरिजन करें तो आपको दिखेगा 37 करोड़ था Q4 में, और वो अब 62 करोड़ हो गया। नहीं, वो इसीलिए मैंने स्क्रीन पे रख दिया, वो प्री हाँ जी। प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपकी स्क्रीन पे सीक्वेंशली भी उसमें एक बढ़िया जंप है, तो क्लीनर आंकड़ा वो है आपके लिए। अच्छा, Absolutely. सारा रिपेयर जॉब चल रहा है, आई एम श्योर मैनेजमेंट का, आई एम श्योर आपका कन्विक्शन कंपनी में बढ़ रहा होगा, ये प्रमोटर्स का फिर स्टेक रिड्यूस क्यों हो रहा है मंथ ऑन क्वार्टर? सो ये एक टेक्निकल चीज है आशीष जी। ये हमारे जो प्रोमोटर्स हैं उसमें एक डी प्रोमोटराइज हुआ था, जो हमारे फाउंडर थे दिवेश सहदेव, और ये काफी पहले डिसाइड हो गया था, ये 2 साल पहले डिसाइड हो गया था कि ये एग्जीक्यूटिव पोजीशन छोड़ देंगे और इवेंचुअली ये मूव आउट कर जाएंगे। तो स्टेक बचा है, ये कितने सीक्वेंशियल क्वार्टर्स में ऐसे ही देखता रहूंगा? ये तो अभी इनका डीप्रोमोटराइजेशन हो गया है। अच्छा, अब इसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग मुझे स्टेबल नजर आएगी मोटा मोटी। हाँ, करेक्ट। अगर आप 2 हमारे प्रोमोटर्स देखें, वॉरबर्ग और क्रिएशन, तो वो कंटिन्यूअसली पुट रहे हैं, और अगर आप जो राइट्स इश्यू भी था उन्होंने कंप्लीटली सब्सक्राइब किया था। इनफैक्ट वॉरबर्ग जो हमारे सबसे बड़े प्रोमोटर है, उन्होंने तो वो 90% अंडरराइट किया था हमारा राइट्स इश्यू। सो टेक्निकली देश प्रमोटर ग्रुप के पार्ट 8 अगस्त से नहीं है, और आपको ये अब सीक्वेंशियली फ्लैट दिखेगा, और हमारे प्रमोटर कंप्लीटली इन्वेस्टेड है कंपनी में नेक्स्ट इयर्स। एक लास्ट सवाल संजय सर, टाइम कम है मेरे पास। मान के चलूं ऑफिशियली द वर्स्ट इज बिहाइंड अस संजय सर, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, और FY27 के लिए फिर मैं अपने AUM के टारगेट्स, रिटर्न रेशियो के टारगेट्स का लेके चल रहा हूं? एब्सोल्युटली। सो आशीष, हम जो क्लियर कह रहे हैं कि हमारा 10,000 करोड़ का AUM है, 4% ROA लास्ट क्वार्टर है, और 2% का क्रेडिट कॉस्ट है। इसमें से आप ROA और क्रेडिट कॉस्ट तो ऑलरेडी देख रहे हो, अभी 3% क्रॉस कर गया है, क्रेडिट कॉस्ट ऑलरेडी 2% पे आ गया है, तो आपको कॉन्फिडेंस आनी चाहिए ये दोनों चीजें हो जाएंगे। AUM ग्रोथ है, हमने अबाउट 8,500 करोड़ का डिसबर्समेंट करना है, और हमने इसको ब्रेक डाउन किया था कि 45% हम H1 में करेंगे, 55% H2 में करेंगे। तो ये हमें होता हुआ दिख रहा है। जो इसके अंदर सबसे क्रिटिकल था, एग्जिस्टिंग कस्टमर वर्सेस न्यू कस्टमर। तो पिछले 3 क्वार्टर में न्यू कस्टमर हमारा कुछ 40-42% हो गया है, जो कि हमें कॉन्फिडेंस देता है। वो टफ पार्ट था न्यू कस्टमर एक्वायर करना, एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ स्केल अप करना इजियर है। तो वो हमें कॉन्फिडेंस देता है कि यहाँ जाते हुए वी आर ऑन ट्रैक, और अगस्त भी पहले 15 दिन काफी पॉजिटिव ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, एंड वी आर ऑन ट्रैक जो हमने अपना AUM गाइडेंस दिया है साल के एंड का। परफेक्ट संजय सर, मैप करते रहेंगे आपके साथ सीक्वेंशियल जर्नी। थैंक यू सो मच आज समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच आशीष। ब्रेक के उस पर